Today my topic is coupling constant. The distance between the center of two adjacent peaks in a multiplate is usually constant and it is called the coupling constant. The value of the coupling constant is independent of the external field. It is measured in Hertz Hz or in CPS यानी cycle per second. It is denoted by the letter J. So the coupling constant, which is denoted by the J, means the coupling constant is the distance which is known as J, measured in hertz or cycle per second between the peaks in a multiplate. यानी तो पीक्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है. यानी ये दो पीक्स इनके बीच की दूरी विच इज़ नॉन एज कपलिंग कांस्टेंट. ये दो पीक इनके बीच की दूरी कपलिंग कांस्टेंट. यानी ये जो पीक है उसका रेशियो है 1:2:1 यानी ये ट्रिपलेट है. और इस ट्रिपलेट के लिए कपलिंग कांस्टेंट का मान जो आएगा तीन पीक्स हैं और तीन पीक्स के बीच की दूरी कितनी है J + J यानी इसे कहेंगे 2J कपलिंग. नेक्स्ट वन इसकी बात करें. ये रेशियो है 1:3:3:1 का. ये पीक है जिसके पीक के दो पीक्स के बीच की दूरी J, इन दो पीक्स के बीच की दूरी J, इनकी दूरी J यानी 1, 2 and 3. तो इसके लिए इसका मान आएगा 3J. सो J is measure of the amount of interaction between the two sets of hydrogen creating the multiplates. It is known as the coupling constant, which is known as symbol is J. Now the field comparison. First is coupling constant are constant. They do not change at different field strength. यानी फील्ड स्ट्रेंथ में यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये पीक्स हैं 100s और 200s के बीच की बता रखी है और इनके बीच की दूरी जो है पीक्स की वो 7.5 हर्ट्स है और यहाँ भी 7.5 हर्ट्स है. यानी कपलिंग कांस्टेंट आर कांस्टेंट. If we work the spectrum of a particular compound at a different radio frequency, the separation of a signal due to different chemical shift change, but the separation of two adjacent peaks in a multiplate remains always the constant. In other words, we say that the value of J means the separation of a adjacent peak in the multiplate remains the same whatever the applied magnetic field. From the value of the coupling constant, one can distinguish between the two singlets and one doublets and also the quadruplet from the two doublets. सेम इसी में देखें यहाँ पे पीक्स जो हैं 200s की हैं और यहाँ केमिकल शिफ्ट जो वैल्यू है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो 200 पर है और ये 400 पर है. यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखें इन पीक्स की 7.5 है और यहाँ भी 7.5 है. लेकिन मेजर डिफरेंस देखें ये जो था केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर और यहाँ पर देखें इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो चेंज होगी. इट मीन्स द केमिकल शिफ्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो केमिकल शिफ्ट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा लेकिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के बाद भी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई बाय ए हायर मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स. हम एनएमआर हायर मैग्नेटिक फील्ड का क्यों यूज़ करते हैं. सबसे पहले 50 करते थे, फिर 100, फिर 200, 300, 400, 500 एंड नाउ रिसेंट डेज वी आर यूजिंग द 6 मेगाहर्ट्ज पर 600 मेगाहर्ट्ज पर काम करते हैं. बिकॉज द आंसर इज फर्स्ट वन इज स्पेक्ट्रा आर सिंप्लीफाइड. स्पेक्ट्रा जो होंगे आपके पास सिंपल आएंगे हायर मैग्नेटिक फील्ड को स्टूडेंट करने यूज़ करने पर. द सेकेंड वन इज ओवरलैपिंग मल्टीप्लेट्स आर सेपरेटेड. जितने भी मल्टीप्लेट जो सिग्नल्स थे एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. एंड द थर्ड वन इज सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स आर मिनिमाइज. जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले 50 मेगाहर्ट्ज पे दूसरे जो सिग्नल्स दे रखे हैं
100 मेगाहर्ट्ज पे, और तीसरा जो दे रखा है वो 200 पे, यानी फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन दिस एंड द थर्ड वन इज 200। इसके अंदर पीक देखें तो पीक्स के लिए देखें रेड वाला सिग्नल्स 1, ये 2 और ये 3, ये 3 सिग्नल हैं। ग्रीन के सिग्नल्स देखें किसी भी कंपाउंड के लिए, एक ही कंपाउंड के लिए 2 और ये 3 और ये 4। और नेक्स्ट वाले देखें 1, ये 2 और ये 3। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेक्ट्रा सिंप्लीफाइड नहीं है, ओवरलैपिंग होती जा रही है, और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो है वो भी मिनिमाइज नहीं है। लेकिन उसके बाद इसी का 200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर देखें तो स्पेक्ट्रा जो है रेड वाले शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन बीच में और ब्राउन कलर के यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी ये यहाँ पर ओवरलैपिंग ग्रीन की रेड के साथ भी है और ब्राउन के साथ भी है, और ये रेड वाले। तो स्पेक्ट्रा 50 की जगह 100 पर सिंप्लीफाइड होते जा रहे हैं, ओवरलैपिंग है लेकिन 50 से कम, और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स आर मिनिमाइज हैं 100 के अपेक्षा। उसके बाद 200 मेगाहर्ट्ज पे लें तो क्लियर है, इन 3 की बात करें तो ट्रिपलेट कंडीशन आ रही है, इन ग्रीन की बात करें ये क्वार्टेट हैं और ये ट्रिपलेट हैं, और 50 से 100 और 100 से 200 के ऊपर जाएं तो स्पेक्ट्रा सिंप्लीफाइड हो चुके हैं, ओवरलैपिंग मल्टीप्लेट्स आर सेपरेटेड, बिल्कुल क्लियर कट हैं किसके कौन सा प्रोटॉन्स हैं और किस तरह के स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट भी जो है वो मिनिमाइज इसके अंदर हो चुका है। सो वी आर टेकिंग द हायर मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वन इज नोटेशन फॉर ए कपलिंग कांस्टेंट। The most commonly encountered type of coupling is between hydrogen on adjacent carbon atoms. बहुत कॉमनली कपलिंग तभी होगी एडजेसेंट कार्बन एटम हो, कार्बन के एक ही कार्बन पर 2 प्रोटॉन हो या पास वाले कार्बन पर प्रोटॉन हो, तो वो कपलिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो 2 तरह के कपलिंग कांस्टेंट की अभी बात करेंगे। पहला है फर्स्ट वन दिस, This is sometimes called vicinal coupling or vis coupling. It is designated by 3G, यानी विस की अगर बात करें इट इज शॉर्ट में विस, विजिनाइल या विस की बात करें और इसको 3G से डिनोटेड करेंगे, सिंस द 3 बॉन्ड्स बिटवीन द 2 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन के बीच 3 बॉन्ड जो होंगे, इसलिए इसे 3J से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन के लिए बॉन्ड 1, ये 2 और ये 3, यानी इन 2 प्रोटॉन्स के बीच कितने बॉन्ड आ रहे हैं आपके? 3, इसीलिए इसे 3J से डिनोटेड करेंगे और 3J का मतलब हो जाएगा आपके पास विसिनल कपलिंग। सेकेंड वन, अनदर टाइप ऑफ कपलिंग दैट कैन आल्सो अकर इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस होंगे उनके अंदर होगी, और वो कब होगी? जब जेमिनाइल कपलिंग डज नॉट अकर व्हेन द 2 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अगर हैं, सबसे पहले बात करेंगे जेमिनाइल की बात करें, जेमिनाइल को डिनोटेड करेंगे 2G से, यानी एक ही कार्बन पर 2 प्रोटॉन अटैच हों तो जेमिनाइल कपलिंग करेंगे, और इनके बीच बॉन्ड जो रहेंगे वो कितने रहते हैं? इस प्रोटॉन की बात करें 1 और 1 ये 2, इसीलिए इसे 2J से डिनोटेड करते हैं, जिसे जेमिनाइल कपलिंग या जैम कपलिंग भी कहते हैं। और जब इसकी बात कर रहे थे, जब हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट ड्यू टू रोटेशन अराउंड द अदर 2 बॉन्ड्स, यदि एक ही कार्बन पर 2 प्रोटॉन्स हैं और वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो उनकी 2J की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। तो दीज आर दी 2 कपलिंग्स। फर्स्ट वन इज विस और विजिनाइल कपलिंग विच इज डिनोटेड बाय 3G, एंड सेकेंड वन इज जैम which is denoted by 2J. Next one, the third one, very important, is long range coupling. Coupling larger than 2J and 3J also exist but operate only in special situations. जब 2J और 3J से यानी बॉन्ड जो है 3 से भी ज़्यादा हो तभी लॉन्ग रेंज कपलिंग एग्जिस्ट करेगी, और ये रेयरली स्पेशल सिचुएशन में आती हैं। सो 4J occurs mainly when the hydrogens are forced to adopt the W conformation
एज इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी बाइसाइक्लिक कंपाउंड में जिनमें डब्ल्यू कॉन्फर्मेशन आता है आपके पास, लॉन्ग रेंज कपलिंग प्रदर्शित करते हैं. Usually, no coupling is observed if the distance between the two observing nuclei is more than the 3 double covalent bond. यानी 3 बॉन्ड से ज़्यादा हो तो यूजुअली कपलिंग नहीं होती, बट इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इन फ्लोरो कंपाउंड्स और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स this coupling is observed with the help of high resolution spectrometers even if the concerned nuclei are 3 bond apart, which is known as long range coupling. In pi bond system, appreciably coupling are frequently observed between protons separate by even 4 and 5 bonds. So, couplings larger than 3J are usually called the long range